Factorization, simultaneous equations, chapter number 6, exercise 6.7। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, बिकॉज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेसन में सॉल्व कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 मेथड्स हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और पॉइंट बता दूँ आपको इससे रिलेटेड। हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस में मौजूद जो डेटा है उसे शक्ल देंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस की। हम इन डेटा को लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में शक्ल देंगे इसको, और इसके बाद फिर जो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इन इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वो सही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें जो इन इक्वेशंस में मौजूद कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। जैसे मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से 11 नंबर ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर है 10। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर 10 है फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 21। बिकॉज 10 में अगर आप 11 ऐड करते हैं तो 10 + 11 इज इक्वल टू 21। मैं एग्जैक्ट इसका आंसर तो नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये 1 लाइन स्टेटमेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। यानी द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 का मतलब ये हुआ, अगर एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 10 है तो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 21 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। या ये भी कह सकते हैं अगर एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 6 है तो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 17, बिकॉज 17 जो है वो 11 मोर देन 6 है। यानी अगर आप 6 में 11 ऐड करते हैं तो फिर आपके पास आ जाएगा 17। तो अगर न्यूमरेटर 6 है तो इस हिसाब से डिनोमिनेटर होना चाहिए 17। आगे मूव करते हैं। इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। अब अगर उस फ्रैक्शन में आप 8 ऐड करते हैं उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 के। आप बताइए कि वो कौन सा फ्रैक्शन है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, चूंकि मुझे फ्रैक्शन का पता नहीं है और उससे पहले भी मैं यही स्ट्रेटजी अप्लाई कर चुका हूँ कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, लीनियर वेरिएबल्स x और y का। तो मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड लेट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। अगर ये x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन बनेगा x/y। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है, मैं क्वेश्चन को 2 कंडीशंस में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है, 11 नंबर ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसे फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके न्यूमरेटर में 11 ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर न्यूमरेटर 10 है तो डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करेंगे? 10 + 11 21। अगर न्यूमरेटर 10 है तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 21। अगर न्यूमरेटर फर्स्ट करे 6 है तो डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? 6 + 11, आप न्यूमरेटर 6 में 11 ऐड करेंगे तो 6 + 11 इज इक्वल टू 17, डिनोमिनेटर 17 होगा। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y = x + 11। ये फर्स्ट कंडीशन की अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म है। व्हाट इज y? डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, एंड y x + 1। बिकॉज अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए। अगर फ्रैक्शन है 10/21 तो फ्रैक्शन आपने कैसे कैलकुलेट किया? देखिए न्यूमरेटर 10 है, न्यूमरेटर 10 के साथ 11 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर 21 आ जाएगा। या अगर न्यूमरेटर 6 है तो न्यूमरेटर 6 के साथ 11 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर y आ जाएगा। यहाँ चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y है,
लिहाजा अगर न्यूमरेटर x है तो x के साथ अगर मैं 11 ऐड करता हूं तो डिनोमिनेटर y आ जाएगा। और यही कंडीशन है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 11 नंबर्स बड़ा है। y इक्वल्स x प्लस 11 का मतलब है कि अगर न्यूमरेटर 10 है तो डिनोमिनेटर कैसे फाइंड आउट होगा? 10 में आप 11 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर 21 आएगा। यहाँ चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y है तो लिहाजा वो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर से 11 नंबर ज़्यादा है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप न्यूमरेटर x के साथ 11 ऐड करेंगे। ये है फर्स्ट कंडीशन की अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म, y डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 11 यानी कि न्यूमरेटर प्लस 11। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, देन y माइनस एक्स इक्वल्स 11। x यहाँ पॉजिटिव टर्म था, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव टर्म। अब मैं इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 8 को ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बनता है 3/4। मैंने पहले कंडीशन लिखी है, इफ 8 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes x plus 8 upon y plus 8. According to the condition, x plus 8, what is x numerator? Numerator के साथ भी 8 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर y के साथ भी 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3/4। इसे आप लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस 8 x प्लस 8, डिनोमिनेटर प्लस 8 y प्लस 8, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। ये है algebraic equation form of the second condition if 8 is added to both numerator and denominator। आगे मूव करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y प्लस 8 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मूव करके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे मूव करते हैं, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x और 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 8 32। उसके बाद राइट साइड पे 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 8 24। आगे मूव करते हैं, 4x यहीं पे रहने देते हैं, 3y जो राइट साइड पे पॉजिटिव टर्म है शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा नेगेटिव 3y और राइट साइड पे 24 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे मौजूद पॉजिटिव 32 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं जिससे ये बन जाएगा नेगेटिव 32। 4x नेगेटिव 3y एज इट इज़ आ जाएगा। 24 माइनस 32 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस है 8। अब चूंकि 32 24 से ज़्यादा है, नॉट नेगेटिव 32 ओनली 32, तो इसलिए डिफरेंस के साथ साइन भी नेगेटिव का रहेगा। अब मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। चूँकि दो अलजेब्रिक इक्वेशंस है मेरे सामने, पहला है y माइनस एक्स इक्वल्स 11 और दूसरा है 4x माइनस 3y इक्वल्स नेगेटिव 8। मुझे इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन इक्वेशंस को चेक करता हूँ, पहला इक्वेशन था मेरे पास y माइनस एक्स इक्वल्स 11, दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स नेगेटिव 8। दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x और वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है। जैसे इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट x और y का कोएफिशिएंट 3 है, जबकि इक्वेशन 1 में वेरिएबल x और y दोनों के कोएफिशिएंट्स 1 है। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड भी करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो सकता जब तक इनके कोएफिशिएंट्स सेम ना हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को लेता हूँ और इसका जो इनके जो इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है x और y, इन्हें मैं या तो 4x में कन्वर्ट कर देता हूँ या 3y में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 4y माइनस 4x। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, जबकि इक्वेशन 2 में भी देखिए x का कोएफिशिएंट 4 है। ऐसी सूरत में कोएफिशिएंट सेम होने के बाद ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। या अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब चूंकि यहाँ पर नेगेटिव 3y है यानी y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसमें भी y का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं।
या तो x को एलिमिनेट करें या y को। अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसी इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और अगर y को एलिमिनेट करना है, चूंकि सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, तो लिहाजा आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट करें। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम होगा, वही होगा जो अब मैं यहाँ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो चलिए जी, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से और फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। ये है इक्वेशन 1, y माइनस एक्स इक्वल 11। अब मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट साइड पे 4 मल्टीप्लाई बाय y बिकम्स 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस x बिकम्स माइनस 4x, और राइट साइड पे 4 टाइम्स 11 इज 44। अब मैंने कहा एडिंग 1 एंड 2, अब इनको ऐड भी करते हैं। ठीक, अच्छा, अब पहले मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 2 यानी 4x माइनस 3y इक्वल्स नेगेटिव 8। नीचे मैंने लिखा है ये जो नई इक्वेशन बनी यानी इक्वेशन 1 की जो क्या कहते हैं जो न्यू फॉर्म है 4y माइनस 4x इक्वल्स 44, ये मैंने लिखी। अब मैंने ऐड इसलिए किया, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ माइनस 4x, आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4x बन जाएगा, तो 4x प्लस 4x कैंसिल आउट नहीं हो सकते। लिहाजा इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। अगर इन वेरिएबल्स के साइन अलग हुए तो आपने ऐड करना है, अगर इन वेरिएबल्स के साइन सेम हुए तब जाके आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि इनमें से किसी एक का साइन अपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। लिहाजा अब 4x माइनस 4x, चूँकि दोनों लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, साइन डिफरेंट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यही हम चाहते थे। और प्लस 4y माइनस 3y इज़ y, और 44 से 8 माइनस करेंगे 36, y इक्वल्स 38। आगे y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसे पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, आप इसे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, या आप इसे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में। तीनों सूरतों में एक ही वैल्यू आएगी आपके पास x की। तो मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा उठाया, 4x माइनस 3y नेगेटिव 8, सॉरी ये इक्वेशन 2 मुझे लग रहा है, हाँ मैंने इक्वेशन 1 नहीं 2 में पुट कर दिया इसे, तो मैं 2 कर देता हूँ। 4x माइनस 3y इक्वल्स नेगेटिव 8, y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 36, तो 4x माइनस 3 इंटू 36 इक्वल्स नेगेटिव 8, 36 3s आर 108, 4x माइनस 108 इक्वल्स नेगेटिव 8, नेगेटिव 108 को राइट साइड पे शिफ्ट करते बनेगा 108 पॉजिटिव। अब 108 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 100। 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 100 से डिवाइड होगा, 4 1s are 4, 4 25s are 100, यानी 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 25। नाउ व्हाट इज x एंड y? x और y बेसिकली आपने चूज किए थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अब आप क्या लिखेंगे? Therefore numerator of the fraction is x is 25 and denominator of the fraction is y is 36। तो अब उस कंडीशन को देखते हैं, क्या ये दोनों x और y की वैल्यू ट्रू है इन इक्वेशंस के लिए? क्या ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है? अगर करती है तो आपका सोल्यूशन ठीक, नहीं करती तो कुछ गलती हुई है आपसे। व्हाट वाज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन वाज x अपॉन y, अब क्या बनेगा 25 और 36। तो वेरिफिकेशन ये चूंकि आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका क्लैरिफिकेशन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, पहली कंडीशन क्या थी? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 11 नंबर बड़ा है, ज़्यादा है। तो आप देखिए डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 36 और न्यूमरेटर क्या है 25, तो 36 25 से कितना बड़ा है 11। अब वो जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, ये कहाँ गई? ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11, वो भी यहाँ पर फिट आ जाती है। देखें मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूँ, कहाँ गया ये? अब x क्या है न्यूमरेटर 25, y को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? x प्लस 11 लिखा था ना ऊपर आपने, यानी 25 प्लस 11 मैं इसके साथ लिख देता हूँ, 25 प्लस 11, 25 के साथ 11 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर 36 बनेगा। इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा था y इक्वल्स x प्लस 11। डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर x के साथ आप क्या ऐड करेंगे 11। लिहाजा वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी, जिसको बाद में मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, y इक्वल्स x प्लस 11, वो भी यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा था। ऐसी सूरत में डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने के लिए आपने न्यूमरेटर के साथ 11 ऐड करना होगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या था? डिनोमिनेटर, ये तो पहली कंडीशन हो गया। इफ ऐड 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/8। अच्छा, फ्रैक्शन क्या है 25 और 36, दोनों के साथ 8 ऐड करते हैं, 25 प्लस 8 33,
36 प्लस 8 44। अब दोनों 11 के टेबल में आ रहे हैं ना, 11 3s आर 33, 11 4s आर 44। तो अगर आप न्यूमरेटर 25 और डिनोमिनेटर 36 के साथ 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि x और y की ये जो दो वैल्यूज़ है 25 और 36, ये उन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है जिन्हें आपने नाम दिया था इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। प्लस यही वो दो नंबर्स हैं जो क्वेश्चन के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। डिटेल्स कुछ ज़्यादा होगी, मैं चाहता था कि आपको मैं एक एक पॉइंट इसका समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द टू अदर्स। The other two. The smallest is 1/5 of the largest. Find all angles in degrees. आपको पता है एंगल्स की मेजरमेंट होती है डिग्रीज में। एक ट्राइंगल है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप, एक ऐसी क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप जिनके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स उनके अंदर होते हैं। अच्छा, कह रहे कि एक लार्जेस्ट एंगल है ट्राइंगल का, और द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द टू अदर्स। ट्वाइस द सम ऑफ द टू अदर्स यानी ट्राइंगल में एक एंगल ऐसा है जो बाकी दो एंगल्स को ऐड करके उनको ट्वाइस कर दें, तब जाके ये जो बड़ा एंगल है वो बनता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे छोटे एंगल 30 के हैं तो 30 प्लस 30 60, 60 का डबल क्या होगा 120, बड़ा एंगल बनेगा 120। ठीक है। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं। इस स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। जो दो छोटे एंगल्स होंगे, थर्ड एंगल लार्जेस्ट है, तो जो दो छोटे एंगल्स हैं उनको ऐड करें और फिर उनका सम का डबल लें। यानी कि अगर दो छोटे एंगल्स 30 के हैं तो 30 को ऐड करेंगे बनेगा 60, 60 का डबल 120, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हुआ 120। ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2। द स्मॉलेस्ट इज 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट। आगे क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो लार्जेस्ट एंगल का 1/5, 5वां हिस्सा है। यानी लार्जेस्ट एंगल के 5 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल के इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट तो सही है। देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल 30 और 30 है तो 30 प्लस 30 60, 60 का डबल 120, यानी लार्जेस्ट एंगल होगा 120। अब 30 जो है वो 120 का 5th पार्ट है। 120 के अगर आप 5 हिस्से करेंगे तो हर हिस्सा क्या होगा 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, सॉरी 4th पार्ट बन रहा है, 4th पार्ट बन रहा है। ये तो एक एग्जांपल है, मुझे अभी तक तो हमने पूरा आंसर कैलकुलेट नहीं किया। ये 4th पार्ट बन रहा है, 30 जो है वो 120 का 4th पार्ट बन रहा है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि जो छोटा एंगल है वो बड़े एंगल का 5th पार्ट है। कैसे करेंगे इसको आगे मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्री, बताइए तीनों एंगल्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, अब बात हो रही है 3 एंगल्स की, जबकि यहाँ हम क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब के सब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्मेट में सॉल्व किए। कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। तो अब ये जहन में आपके आ रहा होगा कि यहाँ एंगल चूँकि 3 है तो हमें 3 वेरिएबल्स लेने चाहिए एक्स वाई जेड। नहीं, हम यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स का चुनाव करेंगे, चूज करेंगे 2 वेरिएबल्स को, एक्स और वाई। इन कंडीशन को जहन में रखते हुए देखें, मैंने लिखा है लेट द लार्जेस्ट एंगल बी एक्स, जो बड़ा एंगल है उसे मैंने कंसीडर किया एक्स। लेट द सम ऑफ 2 अदर एंगल्स, जो 2 छोटे एंगल हैं उसे मैंने कंसीडर किया वाई। जो मैंने आपको मिसाल के तौर पे बात बताई 30 प्लस 30, दोनों का जो सम है जो 60 डिग्री है वो फर्ज करे वाई डिग्री है। यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द अदर 2। तो जो बाकी 2 एंगल्स हैं उनका सम क्या है, फॉर एग्जांपल वो y है। पहला एंगल जो लार्जेस्ट एंगल है वो x है, बाकी जो 2 छोटे एंगल्स हैं जिनको आपने ऐड करना है फॉर एग्जांपल वो है y। सो लेट द लार्जेस्ट एंगल बी x एंड लेट द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स बी y। यहाँ आप ऐसा नहीं लिख सकते लेट द लार्जेस्ट एंगल, लेट द सेकेंड एंगल, लेट द थर्ड एंगल, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन में मैंशनड ही नहीं है कि फर्स्ट एंगल इतना होना चाहिए, सेकंड एंगल की ये वैल्यू होनी चाहिए, थर्ड एंगल की ये वैल्यू होनी चाहिए। नहीं, यहाँ 2 बातें की गई है। कौन कौन सी, लार्जेस्ट एंगल और सम ऑफ द अदर 2। 2 बातें, एक लार्जेस्ट एंगल है और दूसरा सम ऑफ द अदर 2। बाकी 2 एंगल्स को आपने ऐड करने, तो इन 2 बातों को आप 2 वेरिएबल से डिनोट करेंगे। लार्जेस्ट एंगल x, सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स y, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन।
मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बल्कि लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन भी तो वही है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू 2y। ये क्या है, x लार्जेस्ट एंगल है। चले थोड़ी देर के लिए y को भूल और 2 को भूल जाए यहाँ से। व्हाट इज y? y इज द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। जो बाकी 2 एंगल्स हैं उनका सम, यानी उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा y। जैसे मैंने एग्जांपल दी, फिर उस एग्जांपल को अपने जहन में लाए। 2 छोटे एंगल्स 30-30 के हैं, तो 30 + 30 60। y इस वक्त क्या जाहिर कर रहा है, 60। चूंकि लार्जेस्ट एंगल ट्वाइस है सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स का, यानी पहले आपने 2 छोटे एंगल्स को ऐड किया, 30 + 30 60। अब उसका डबल लेंगे, डबल कितना होगा, 120। तो लार्जेस्ट एंगल हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक 120 है ना, तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिखूंगा 2y। लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। ट्वाइस वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 को, सम ऑफ अदर 2 एंगल्स y। ये आपने यहाँ सामने आपने कंसिडर किया है कि द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स इज y, और इन सम का ट्वाइस क्या होगा, 2। सो x इक्वल्स 2y। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, x इज द लार्जेस्ट एंगल, 2y इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स क्या है, y, और इसका ट्वाइस कितना होगा, 2। सो इक्वेशन फॉर्म बनेगी इस स्टेटमेंट की x इक्वल्स 2y। फर्दर इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं मूव करता हूँ, 2y राइट साइड से शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, बन जाएगा x - 2y = 0, और इसके साथ मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। अब इसमें दूसरी कंडीशन नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो छोटी एंगल है वो लार्जेस्ट बड़ी एंगल का 1/5 है, 5वां हिस्सा है। बड़े एंगल को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा जो है इनमें से, चूंकि पांचों एंगल इक्वल होंगे, तो एक हिस्सा जो है वो छोटे स्मॉलेस्ट एंगल के इक्वल होगा। इसे पढ़ते हैं 1/5। अच्छा, फिर अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होता है। किसी भी ट्राइंगल में आप तीनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो वो 180 से एक्सीड नहीं करते, ये याद रखें। किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स का मजमुआ, या जब आप तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उन तीनों एंगल्स का मजमुआ कितना होना चाहिए, 180। ये फैक्ट है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। सो वी नो दैट, मैंने यहाँ पे एक फैक्ट शो की है कि x + y = 180 डिग्री। व्हाट इज x? एक एंगल है ट्राइंगल का। व्हाट इज y? बाकी 2 एंगल्स का सम। एक एंगल x है और बाकी 2 एंगल्स का सम, यानी उनका जो मजमुआ है वो क्या है, y है। तो तीनों एंगल हो गए ना, x एक एंगल है और y 2 एंगल है, तो 2 + 1 3। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम है, मजमुआ है, ऐड करना है, वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये बजाते खुद एक अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। लिहाजा मैं नाम देता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, क्या हम x या y को एलिमिनेट कर सकते हैं? बहुत ही आसानी के साथ x को एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ x दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर नहीं सकते। ऐड करेंगे तो बनेगा 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इसका साइन चेंज हो जाए सेकेंड इक्वेशन का, और पॉजिटिव x - x एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, व्हाटएवर यू वांट, जैसा आप चाहें। तो मैंने लिखा है 2 from 1। अब फ्रॉम के बाद 1 है तो मैं पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, मुझे फिर लिखना चाहिए 1 from 2, ठीक है ना। जो फ्रॉम के बाद होता है आमतौर पर पहले उसे लिखा जाता है, और जो फ्रॉम से पहले होता है उसे बाद में लिखा जाता है। अब इक्वेशन 2 फ्रॉम के बाद है, फ्रॉम वर्ड के बाद, तो मैंने पहले इक्वेशन 2 लिखी है, x + y = 180 डिग्री। और फ्रॉम से पहले जो है वो इक्वेशन 1 है, तो बाद में मैंने इक्वेशन 1 x - 2y = 0 लिखा है। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन में सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, x पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 2y नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव। अब चूंकि x और नेगेटिव x ये अपोजिट है, अपोजिट साइन के साथ है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और +2y + y 3y, और 180 + 0 180। अब चूंकि आपने y फाइंड करना है तो 180 को आप यहीं पे रहने देंगे, 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे x के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 180/3। 3 1s are 3, 3 6s are 18, 0 as it is। यानी 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हर हिस्सा क्या होगा, 60। 60 + 60 + 60 = 180। ठीक, तो व्हाट इज y? y is 60 डिग्री। y is 60 डिग्री, और एक्चुअली y था क्या, y is the sum of 2 angles। एक एंगल x था, बाकी 2 एंगल्स क्या थे,
y थे। तो इसका मतलब है यहाँ जो दो एंगल्स तो हमें पता चल गए, दो एंगल्स का जो सम है, सम एडिशन को कहते हैं, दो एंगल्स का जो सम है वो तो हमें पता चल गया 60 डिग्री। अब थर्ड एंगल फाइंड करना है x, तो फिर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में। पुट y इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने है, ये x माइनस 2y इक्वल 0, तो मैं लिखूंगा x माइनस 2y की जगह 60 डिग्री इक्वल 0। आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। नाउ 62 आर 120, 120 नेगेटिव है, राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओह, ये तो वही एग्जांपल फिट आ गई इस पर जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। शायद मेरे जहन में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये एग्जांपल शायद मेरे जहन में फिट आ गई थी। यही वो सही एग्जांपल है जो इस क्वेश्चन पे फिट आ सकती है। तो जो दो छोटे एंगल्स हैं उनका मजमुआ कितना है, उनका सम कितना है, 60 डिग्री। 60 का ट्वाइस क्या होगा, 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, लार्जेस्ट एंगल इज द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल्स। बाकी दो एंगल्स को ऐड करेंगे 60 आएगा। अब 60 का डबल क्या होगा, 120, तो लार्जेस्ट एंगल 120 होगा। अब आ जाते हैं x और y पे। x क्या था, x आपने अज्यूम किया था, सपोज किया था, देयरफॉर द लार्जेस्ट एंगल आपने जो अज्यूम किया था x, वो कितना है लार्जेस्ट एंगल, 120 डिग्री, ठीक। और स्मॉलेस्ट एंगल्स का सम कितना है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि फाइंड ऑल एंगल्स, तो आप क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। ऑल्दो कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने लार्जेस्ट एंगल भी फाइंड कर दिया और सम ऑफ द अदर टू एंगल्स भी फाइंड कर दिया 60 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक एंगल को फाइंड करें। एक एंगल x है तो दूसरा कितना होगा और तीसरा कितना होगा। इसका मतलब है अब आपने 60 को ब्रेक करना है, क्योंकि ये दो एंगल्स का मजमुआ है, दो एंगल्स का सम है। तो अब मैं वो तीसरी बात यहाँ से उठा लेता हूँ, सिंस द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, इसी को मैं उठाता हूँ जी। लार्जेस्ट एंगल कितना है, कैसे फाइंड करेंगे इसको, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल कितना था, 120, 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 1/5। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10, 2 शिफ्ट करेंगे यहाँ पे बन जाएगा 20, 5 4s आर 20, तो 24 1s आर 24। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 24 डिग्री, ठीक। ये सेकंड एंगल आ जाएगा आपके पास। एक एंगल कितना था, 120 डिग्री, दूसरा एंगल कितना आया, 24 डिग्री। अब फाइंड करते हैं थर्ड एंगल को। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स गिवन हो तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। 180 क्या है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम। तो अब यहाँ पर एक एंगल क्या था, x, लार्जेस्ट एंगल 120 और दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 24 डिग्री। ये मत समझना कि दूसरा एंगल 60 है, नहीं, 60 दो एंगल्स का सम है जिसमें एक एंगल 24 है, तो दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 100। नाउ द थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल जो है वो लार्जेस्ट 120 है, सेकंड एंगल स्मॉलेस्ट 24 डिग्री है, थर्ड एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जेस्ट एंगल 120 प्लस 24 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल, तो 120 प्लस 24 144, 180 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 36 डिग्री। इसका मतलब है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 120 डिग्री का है, दूसरा एंगल 24 डिग्री का है और तीसरा एंगल 36 डिग्री का है। इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, 120 डिग्री, और सबसे छोटा एंगल कौन सा हुआ, 24 डिग्री। 24 इज द 1/5 ऑफ 120। 24 120 का पांचवा हिस्सा है, फिफ्थ पार्ट है, यानी 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है ना। 5 दफ़ा 24 को ऐड करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। सो इसलिए कहेंगे कि 24 इज द 1/5 ऑफ 120। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/5 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो थर्ड एंगल कितना होगा, 36। अब आप 36 और 24 को ऐड करें 60 का ट्वाइस क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल 120। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर, पहले सबसे बड़ा एंगल 120, फिर उससे छोटा और सबसे आखिर में सबसे छोटा एंगल, ठीक है ना। ये वेरीफाई ऑलरेडी है, मैंने वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं की है। इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 120। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी दो एंगल्स के सम का ट्वाइस है, तो इनको ऐड करें, सम लें इनका, 36 प्लस 24 60, 60 का ट्वाइस डबल क्या होगा, 120। ये थी इसकी
वेरिफिकेशन। मेरा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। पहली कंडीशन, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ आप 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बनता है 1/2। अब इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 1। अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1। डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2। न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा 1। कौन सा फ्रैक्शन है? फाइंड द फ्रैक्शन। वी डोंट नो द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सो let's consider the numerator of the fraction as x and let's consider the denominator of the fraction as y. If the numerator and the denominator of the fraction are x and y, then the fraction becomes x upon y. अगर ये numerator और denominator है तो fraction बनेगा x over y. Now let's apply the first condition. According to the first condition, if 1 is added to the denominator, the fraction becomes 1/2. अगर आप इस fraction के डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/2। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या है? y, तो x तो एज इट इज रहेगा बिकॉज आपने डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करना है। तो इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स 1/2। क्लियर है? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। सो न्यूमरेटर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर y प्लस 1 बिकॉज 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, y प्लस 1 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मूव करके y के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 विल रिमेन द सेम। y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, y प्लस 1। आगे y यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा 2x माइनस y इक्वल्स 1 एंड लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब मूव करते हैं सेकेंड कंडीशन। If 1 is added to the numerator, the fraction becomes 1. वही स्टेटमेंट है। अब पहले मैंने डिनोमिनेटर y के साथ 1 ऐड किया था, अब न्यूमरेटर x के साथ 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स 1 बिकॉज द फ्रैक्शन बिकम्स 1 व्हेन वी ऐड 1 टू इट्स न्यूमरेटर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपली y यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। अगले स्टेप में y यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे बनेगा नेगेटिव टर्म, मींस x माइनस वाई इक्वल्स ये पॉजिटिव 1 है, राइट साइड पे मूव करेंगे तो बनेगा नेगेटिव 1। अब आ जाए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दोनों इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। चेक करें कौन से वेरिएबल को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जहन में रखें वो वेरिएबल्स इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं जिनके कोएफिशिएंट्स सेम हो। आप y को देखें, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है। प्रॉपरली पढ़ेंगे तो यहाँ भी कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर भी कोएफिशिएंट -1 है। साइन सेम है तो एडिशन में तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। ऐड करेंगे तो -2y बन जाएगा। क्या करेंगे? सॉरी, सब्ट्रैक्शन में एलिमिनेट, हाँ सब्ट्रैक्शन में फिर एलिमिनेट होंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन में जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, लिहाजा -y प्लस y बन जाएगा और प्लस y माइनस y एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। तो डिसीजन आप लें, यहाँ पर सही डिसीजन है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वट एवर यू वांट। सो मैंने बात की है 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम के बाद 2 है तो पहले इक्वेशन 2 में लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल्स -1। फ्रॉम से पहले 1 है तो बाद में इक्वेशन 1 लिखूंगा 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। साइन चेंज होंगे, अपोजिट साइन की वजह से y और प्लस y माइनस y और प्लस y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। x माइनस 2x इज -x और -1 इज -2। सो -x इक्वल्स -2। नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए बिकॉज हमें प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है, -x की नहीं। ये नेगेटिव साइन राइट साइड पे मूव करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। याद रखें जब भी ये कंडीशन हो तो आप इस स्टेप को इजीली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +2। दोनों तरफ नेगेटिव साइन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है, चल मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल से लिख देता हूँ, टाइम्स -1 टाइम्स -1, दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। माइनस इंटू माइनस प्लस, x मल्टीप्लाई बाय 1 x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। इसीलिए मैंने आपसे कहा माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, देन माइनस इंटू माइनस प्लस। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, व्हाट इज x? 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ y,
Let's substitute x equals 2 in equation 1. You can also substitute this value in equation 2. आपकी मर्जी है, मैंने सिर्फ 1 में पुट कर दी 2x minus 1 y equals 1. x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 2s are 4 minus y equals 1. अब y को यहीं पे रहने देंगे माइनस y, 4 पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे मूव करेगा नेगेटिव टर्म बन जाएगा, तो माइनस y इक्वल्स 1 minus 4 minus 3. अगेन माइनस y minus 3 आप इजीली लिख सकते हैं y इक्वल्स 3. माइनस साइन राइट साइड पे मूव होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस. नाउ x एंड y, एक्चुअली व्हाट इज x एंड y? x is the numerator of the fraction which we assumed, therefore numerator of the fraction x is 2 while denominator of the fraction y is 3. Fraction becomes 2/3. ये है वो फ्रैक्शन जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि मैं आपको वेरीफाई करने जा रहा हूँ. पहली कंडीशन क्या थी? इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. अगर आप इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2. कैसे? फ्रैक्शन क्या है 2/3, तो ये रहा 2/3. 3 के साथ मैंने 1 ऐड किया डिनोमिनेटर 3 के साथ, तो ये बनेगा 3 + 1 4 यानी 2/4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. क्या बना फ्रैक्शन 1/2. तो अगर आप इस फ्रैक्शन 2/3 के डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करते हैं फ्रैक्शन बनेगा 1/2. लेकिन अगर आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करते हैं, 2 के साथ 1 ऐड करते हैं, देन 2 + 1/3 is equal to 3/3 which is equal to 1. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई. इसका मतलब ये हुआ कि x और y की यही दो वैल्यूज 2 और 3 इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करती है, प्लस x और y की यही दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है. तो यही वो दो वैल्यूज हैं जो x और y यानी फ्रैक्शन 2/3 को बनाती हैं.